नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी और मेरे साथ सीधे जुड़ रहे हैं जाने-माने लेखक, चिंतक, मनीषी, पत्रकार, कई अखबारों के संपादक रह चुके भाऊ तोरसेकर। भाऊ को जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। भाऊ प्रणाम। नमस्कार। नमस्कार। भाऊ, गुजरात की अगर बात करें तो गुजरात के चुनाव की घोषणा अब दिवाली के बाद कभी भी हो सकती है। चुनाव आयोग ऐलान कर देगा। हिमाचल का तो ऐलान हो चुका है। हिमाचल का पता भी चल गया है कि 12 नवंबर को मत पड़ेंगे और गिनती 8 दिसंबर को होगी। 12 नवंबर को मत पड़ेंगे और 8 दिसंबर को जाकर के मतगणना होगी। इसका मतलब ये है कि इस बीच गुजरात के भी चुनाव होंगे और दोनों राज्यों की मतगणना 8 दिसंबर को होगी। गुजरात को लेकर के आपका आकलन क्या है भाऊ? किस तरह की वहां से खबरें मिल रही हैं? जो सर्वे आ रहे हैं वो तो बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत बड़ी जीत होने वाली है इस बार। तो बीजेपी की जीत तो होगी। इसका कारण है कि वहां कोई अल्टरनेटिव भी नहीं है। एक बात होता है कि एक तो अच्छी चीज अवेलेबल है और उसके मुकाबले में भी पहुंचे ऐसा कोई है नहीं। तो एक बात होती है कि ऐसी जगह क्या होता है कि लोकल लेवल पर जो गुस्सा होता है उसका फायदा अपोजिशन में लड़ेंगे उनको होगा, कांग्रेस को होगा, या केजरीवाल ने पूरी ताकत झोंक दी है। तो केजरीवाल की लाइन यही है कि जितना कांग्रेस का नुकसान कर सकते हैं उतना करेंगे। तो एक्चुअली बीजेपी की बी टीम जिसको बोल सकते हैं, इसी ढंग से केजरीवाल गुजरात की पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी। तो उनको उनका लॉन्ग टर्म मुझे लगता है गोल ये है कि आहिस्ता आहिस्ता करके ऑल इंडिया लेवल पर कांग्रेस का स्पेस जो है वो हड़प लेना है केजरीवाल को। केजरीवाल आप देखेंगे कि जहां जहां कांग्रेस वीक है, कांग्रेस का कोई लोकल लीडर खड़ा नहीं हो रहा है या कोई लोकल लीडर उभर नहीं रहा है। पिछले चुनाव में आपको याद होगा वो अल्पेश ठाकुर, मेवानी और हार्दिक पटेल ऐसे उधारी के लोग लाए थे और उनको संभालते संभालते इनके शंकर सिंह गोहिल और अर्जुन मोदवाड़िया ऐसे जो ओरिजिनल लीडर थे वो बेचारे जी। हार गए थे, याद होगा आपको। सही, सही, सही। तो मुझे लगता है कि गुजरात में बीजेपी का कितना फायदा होगा उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं, कांग्रेस का नुकसान कितना होता है इस पर ध्यान देंगे। पर भाऊ पिछले मेरा तो ध्यान वही जा रहा है कि कांग्रेस का कितना नुकसान होने वाला है और कांग्रेस का कितना, क्योंकि कोई ना किसी को वो स्पेस लेना पड़ता है। हम जब देखते हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना उभरी, जो कम से कम 20 साल से शिवसेना मुंबई में अटकी हुई थी, मुंबई थाना के बाहर शिवसेना नहीं थी, लेकिन शरद पवार अचानक अक्टूबर 1986 में फिर से वापस कांग्रेस में चले गए। तो वो तो उस वक्त 8 साल के लिए महाराष्ट्र के अपोजिशन का चेहरा बने थे, वही कांग्रेस में चले गए। तो उन्होंने जो पूरा अपोजिशन समेटा था, जिसमें पीडब्ल्यूडी पार्टी थी, जनता पार्टी, जनता दल वगैरह थे, ऐसे जो अलग अलग छोटी मोटी पार्टियां थी, उनका तो मानो कि कुछ मेले में बाप का या माँ का हाथ छूट गया तो बच्चा गुम हो जाता है, जी, वैसे जी। उस सब पार्टियों की हालत हो गई। उनको समझ में नहीं आया कि हमारा बाप कहाँ गया, हमारा नेता कहाँ गया। ये सवाल मैंने उस वक्त मृणाल गोरे से पूछा था कि शिवसेना बड़ी हुई तो आप क्या कर रहे थे, आपको टेक ओवर करना चाहिए था। पवार तो निकल गए थे, सही। लेकिन पवार के पास जो एंटी कांग्रेस वोट थे वो समेटने के लिए आपने कुछ किया नहीं। तो उस वक्त बाला साहब की इमेज ऐसी थी कि लोगों ने उनको स्वीकार कर दिया। देखो, अक्टूबर 1996 से लेकर 3 साल में शिवसेना पूरे महाराष्ट्र में फैल गई और बीजेपी के समझ में आया कि ये अब अल्टरनेटिव है, तो उसके बाद बीजेपी ने शिवसेना से हाथ मिलाया। और उसका आपको सबूत चाहिए तो मैं दे सकता हूं कि 1987 में पार्ला का जो सब ये था, बाई इलेक्शन था, वो शिवसेना ने जीत लिया था अकेले हिंदुत्व पर। और उसके जी, जी। बाद
औरंगाबाद जिसका नाम अब संभाजी नगर हो गया, वहां जो नगर पालिका थी उसकी कारपोरेशन हो गई, वो भी शिवसेना ने पहली बार लड़कर सबसे बड़ी पार्टी हो गई। तो इसका श्रेय जितना बाला साहब को है उतना शरद पवार को है, क्योंकि शरद पवार ने महाराष्ट्र की सब अपोजिशन पार्टियां खत्म कर दी, स्पेस खाली कर दिया, तो बाला साहब ने स्पेस ऑक्यूपाई किया। अब देखिए गुजरात में कांग्रेस को अगर राहुल गांधी और कांग्रेस का हाईकमांड ही मार रहे, तो जो स्पेस खाली हो रही है वो ग्रैब करने की कोशिश केजरीवाल कर रहे। तो ये दोनों में जितना कांग्रेस का नुकसान होगा, उतना जो कॉर्नर पर या कम वोटों से हारने वाली सीटें होती है वो बीजेपी जीत सकती है। और इसलिए शायद हिस्ट्री में सबसे ज्यादा बड़ा सक्सेस, बड़ी मेजोरिटी बीजेपी को मिल सकती है। भाऊ, एक बात समझ में नहीं आ रही है। आप पश्चिम बंगाल देख लीजिए, जहां पिछली विधानसभा में कांग्रेस की 44 सीटें थी। केरल का एक सिलसिला रहा, 5 साल यूडीएफ, 5 साल एलडीएफ। असम में भी 5 साल का शासन था बीजेपी का, और लोगों का ये कहना था कि अगर कांग्रेस ठीक से काम करे तो केरल में भी आ सकती है, असम में भी आ सकती है। और असम के अगर चुनाव नतीजे देखें तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं था भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के वोट ऑफ परसेंटेज में। हाँ, केरल में जरूर विजयन ने बड़ा करिश्मा किया और कांग्रेस को पीछे धकेल दिया पूरी तरीके से। लेकिन पश्चिम बंगाल में केवल एक सभा राहुल गांधी ने की नक्सलबाड़ी में, उसके अलावा कहीं इन्होंने काम नहीं किया। नतीजा 44 से 0 सीटें। केरल में भी नहीं आए, असम में भी वापसी नहीं की। और अगर अब की बात करें, जो अभी आप कह रहे थे कि एक तरीके से कांग्रेस ने तो गिव अप कर रखा है गुजरात में, इसके पीछे मानसिकता आखिर क्या है? कि आप पिछले चुनाव को अगर हम देखें गुजरात के, केवल 19 सीटों का अंतर था। कांग्रेस को 80 सीटें मिली थी और भारतीय जनता पार्टी को 99 सीट मिली थी। जिस समय मतगणना हो रही थी उस समय बहुत सारे लोगों की तो सांसें अटक रही थी ये सुनकर के कि इस बार भारतीय जनता पार्टी हार भी सकती है। तो ऐसे स्टेट में जैसे असम के नतीजे आए हैं या पिछली बार आपके गुजरात के नतीजे आए थे, उन स्टेट में कांग्रेस ताकत क्यों नहीं लगा रही है? क्यों समर्पण की मुद्रा में आ गई है, या संघर्ष करना भूल गई है, मुद्दों की पहचान करना भूल गई है, मतदाताओं से कनेक्ट करना भूल गई है, उनका जो भरोसा है वो जीतना भूल गई है? मतलब असली मर्ज क्या है कांग्रेस का? मैंने कभी 15 साल पहले कहीं एक पढ़ा था, असलियत मुझे पता नहीं लेकिन कहीं पढ़ा था, जो यूपी के एक बड़े नेता हुआ करते थे, एक समय बड़े नेता है ना, चीफ मिनिस्टर वगैरह नहीं थे लेकिन बड़े नेता थे, आज भी बड़े नेता ही है यूपी के, राज्यसभा में प्रमोद तिवारी। जी जी। उनका बयान मैंने कहीं पढ़ा था, तो उन्होंने बोला था दुबली कांग्रेस अच्छी होती है, क्योंकि कांग्रेस अगर हम बड़ी ताकत से खड़ी कर देंगे यहाँ, तो उसका डिसीजन तो हाईकमांड ले लेगा। तो कांग्रेस दुबली रहती है तो यहाँ का डिसीजन हम कर सकते हैं। तो कांग्रेस हमारे कब्जे में रहे, ना कि राहुल और प्रियंका के, तो कांग्रेस दुबली रहना अच्छा है। तो यही बात अगर हम ऑल इंडिया लेवल पर देखें, तो लोकल लेवल पर कोई तगड़ा नेता खड़ा ना हो, क्योंकि आगे चलकर जैसे गुजरात का चीफ मिनिस्टर दिल्ली का प्राइम मिनिस्टर बन सकता है, ऐसी स्थितियां कांग्रेस में ना हो, इसके लिए राहुल गांधी कांग्रेस में कोई लोकल लेवल पर लीडर खड़ा ही नहीं होने देते। जो अब भूपिंदर हुड्डा तो 10 साल के लिए चीफ मिनिस्टर थे, उनका नामो निशान नहीं हम देखते, और जी लड़के हैं जी। लेकिन उनको हरियाणा में ही रखा है। लेकिन हरियाणा के आज के राहुल के सबसे बड़े नेता कौन है? वो रणदीप सिंह, कौन उनका नाम, रणदीप सुरजेवाला, सुरजेवाला। जी। जो बाई इलेक्शन में भी विधानसभा को हार जाते हैं, वो दिल्ली के लिए बड़े नेता होते हैं। तो इनको अगर लोकल सेनापति खड़ा ही नहीं करना है, तो लोकल लेवल पर चुनाव कैसे जीत सकते और या कैसे लड़ सकते? देखो, जीतने के लिए लड़ना पड़ता है, और लड़ने के लिए लोकल लेवल पर तगड़ी सेना भी होनी चाहिए,
तगड़ा सेनापति होना चाहिए। अब हमने देखा है कि पिछले चुनाव में जो अल्पेश ठाकुर थे, हार्दिक पटेल थे, वो बीजेपी में चले गए। इनके पहले से पुराने कांग्रेसी नेता थे शंकर सिंह गोहिल और अर्जुन मोढवाडिया, वो तो खत्म हो गए। शंकर सिंह गोहिल वाघेला ठीक है बीजेपी से उठाए थे, लेकिन वो तो अभी रिटायर हो गए। बचे हैं मधुसूदन मिस्त्री, वो तो अब क्या बोलते हैं उनको, दिल्ली में बैठे इनके साथ। बिल्कुल। ये कहाँ जाएंगे, उनके पीछे पीछे दौड़ना, यही तो मधुसूदन मिस्त्री का काम बचा है। तो गुजरात में कांग्रेस का लीडर कौन है? अगर लीडर ही नहीं है तो वो सेना को समेटकर लड़ेगा कैसे और जीतेगा कैसे? और इसकी पड़ी भी नहीं है। आपने देखा है कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाएंगे, लेकिन गुजरात में मुड़कर भी नहीं देखेंगे, ना कि हिमाचल प्रदेश देखेंगे। तो ये पदयात्रा का मतलब क्या है? ये अजीब अजीब बात है ना, कि आपने निकालिए उस वक्त 2 चुनाव हो रहे हैं और उसके बाद फटाफट से चुनाव एक के पीछे एक आने वाले हैं। बिल्कुल। वहां मुड़कर 2000 देखना नहीं चाहते। 2023 में तो और तो भी इन्होंने प्रतिष्ठित कांग्रेस चुनाव। की एनजीओ बना दी है। उनको लगता है कि मीडिया में छाए रहना है, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है। बहु जहां जहां कांग्रेस कमजोर पड़ती जा रही है, वहां तीसरे विकल्प के तौर पर अरविंद केजरीवाल की पार्टी ग्रैब करती जा रही है। 15 साल शीला दीक्षित दिल्ली में मुख्यमंत्री रही, रिप्लेस किया तो अरविंद केजरीवाल ने किया। पंजाब में अमरिंदर सिंह की सरकार थी, बाद में चन्नी को ले आए, कबाड़ा किया वहां कांग्रेस का, संभावनाओं का भी कबाड़ा किया, और वहां अरविंद केजरीवाल की पार्टी ने रिप्लेस कर दिया। जहां जहां ये कमजोर होते जा रहे हैं, जहां इनकी लड़ने की ही इच्छा शक्ति नहीं है, वहां अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ रहे हैं और गुजरात में उन्होंने पूरी ताकत झोंक रखी है। क्या लगता है आपको, कुछ अगले कुछ सालों में कांग्रेस को रिप्लेस कर सकते हैं क्या ऑल इंडिया स्तर पर अरविंद केजरीवाल? मैं नहीं मानता कि रिप्लेस कर सकते हैं, लेकिन अब जहां रिप्लेस करना था, देखो शरद पवार महाराष्ट्र में है, ममता बनर्जी वहां है, केसीआर ने तेलंगाना में इनको रिप्लेस किया है, जगन मोहन ने आंध्र में किया है, फिर थोड़ा बचा हुआ कुछ केरला में है या कर्नाटक में है और गुजरात में है। तो गुजरात में वो कोशिश कर रहे हैं। कर्नाटक में आज भी हम अगर देखेंगे, डी के शिव कुमार है और सिद्धरामैया ऐसे नेता कुछ करने की, कल उठकर वो अलग से अपनी पार्टी लोकल लेवल पर बना सकते हैं कि भाई हाई कमांड अगर कुछ नहीं कर रहा है तो हम ही कर ले, जैसे जी कि जी। जगन मोहन ने किया या ममता ने किया, वैसा सिद्धरामैया वगैरह कर सकते हैं। गुजरात में क्या है कि कोई इनका लीडर बचा नहीं है, लीडर ही बचा नहीं है कि जो कुछ कर सकता था। और वाघेला जैसा था, लड़ना चाहता था, इसको ये इन्होंने आगे आने नहीं दिया, तो क्या करे? सिद्धरामैया अभी तक बैठे हैं, शायद भूपिंदर सिंह हुड्डा भी आगे चलकर भजनलाल जैसे अलग पार्टी बना सकते हैं, तो वो हो सकता है। लेकिन केजरीवाल के पास इतना स्टेट्समैनशिप है नहीं। देखिए ये बात, ये अभी तक उनको भरोसा नहीं कि अगर दिल्ली की चीफ मिनिस्टर छोड़ दूंगा और सिसोदिया को बिठा दूंगा या और किसी को बिठा दूंगा तो मेरे हाथ से सब कुछ चला जाएगा, ये जी डरे जी। हुए। ममता जी की जी। हालत भी वही है। ममता अपने भतीजे को दिल्ली के पॉलिटिक्स में क्यों नहीं आना चाहती? वो केजरीवाल से अच्छा एग्रेसिव का पॉलिटिक्स कर सकती, लेकिन वो डरी हुई है कि अगर मैं बंगाल छोड़ दूं तो मेरा भतीजा ही मुझे निकाल देगा। देखो मोदी जी की ताकत समझ लो आप। मोदी जी ने गुजरात में जो बने बनाए लीडर थे, जो सरदार थे, उनको आहिस्ते आहिस्ते खत्म किया और नेक्स्ट जनरेशन पार्टी लेवल की लीडरशिप डेवलप की। आज 4 नेता है देखो, जो कभी मिनिस्टर नहीं था उसको उन्होंने चीफ मिनिस्टर बना दिया। बिल्कुल। उसकी मिनिस्ट्री में एक भी पुराना मिनिस्टर ही नहीं है। जो 1.5-2 साल के मिनिस्टर है, उसके पहले वो और फिर भी पार्टी जीतने वाली है, क्योंकि उन्होंने पार्टी बनाई है गुजरात में।
एक हमेशा बात जरूरी होती है कि लीडर जितना इंपॉर्टेंट है उतनी पार्टी और पार्टी की ऑर्गेनाइजेशन और लोकल लेवल की लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है। आपको अजीब लगेगा, लेकिन गुजरात का जो प्रदेश बीजेपी का अध्यक्ष है वो तो मराठी है। वो उनका चंद्रकांत पाटिल ऐसा उनका नाम है, वो जलगांव से हाँ, है, जी, महाराष्ट्र जी, के, जी। उत्तर महाराष्ट्र के है। वो आगे चलकर गुजरात में पुलिस में थे, वहां से मोदी को पसंद आया, मोदी ने उनको पॉलिटिक्स में लाया। और आज आपको जो शिंदे वगैरह हमारे एमएलए निकल गए थे, वो उनके ही कब्जे में थे उधर। तो उन्होंने पार्टी बनाई है। अब देखिए कि कौन है चंद्रकांत पाटिल, वो तो मिनिस्टर भी नहीं है, एमपी है, बिल्कुल। फिर भी वो गुजरात की पार्टी कंट्रोल कर सकते। आशीष शेलार जैसा तगड़ा है जो मिनिस्टर कभी भी बन सकता था, नहीं, उस पर मुंबई का बीएमसी का चुनाव सौंप दिया है। तो ये हमें समझना जरूरी होता है कि जितनी लीडरशिप इंपॉर्टेंट होती है उतनी ऑर्गेनाइजेशन इंपॉर्टेंट होती है, और उस ऑर्गेनाइजेशन को लोकल लेवल पर लड़ने वाला नेता भी चाहिए। अब देखो, चीफ मिनिस्टर 5 साल रहे, उनको डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाए, और चुप 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 काम कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? पार्टी के लिए कर रहे हैं। तो बिल्कुल, ये इंपॉर्टेंट होता है। और मोदी और शाह ने पिछले 8 साल में 10 साल में पार्टी खड़े करने की कोशिश की। तो ये ताकत मुझे कहीं भी विल पावर में भी अरविंद केजरीवाल के पास नहीं दिखाई देती। भाऊ बहुत धन्यवाद, आपका बहुत समय लिया आज और कई मुद्दों पर आपने बहुत डिटेल जानकारी दी। मुझे लगता है दर्शकों को भी आनंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद भाऊ। थैंक यू सो मच। नमस्कार। नमस्कार। दिवाली की शुभकामनाएं। दिवाली की सबको शुभकामनाएं भाऊ, आपको भी शुभकामनाएं।